हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिवर बेड कल्टीवेशन के बारे में। जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं कि जो रिवर के साइड है यानी कि रिवर बैंक्स के साइड या फिर किसी स्ट्रीम के साइड में या कोई ऐसा वाटर कोर्स है जिसके साइड में एग्रीकल्चर या फार्मिंग की जा रही है तो उसे हम रिवर बेड फार्मिंग कहेंगे। तो आइए बात करते हैं रिवर बेड फार्मिंग, जो कि अगर वेजिटेबल्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा कुकुरबिट्स वेजिटेबल्स में रिवर बेड फार्मिंग देखने को पाई जाती है। रिवर बेड कल्टीवेशन एक तरह की रिवर बेड फार्मिंग है जिसे कि हम रिपेरियन एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये जनरली रिवर बेड्स के साइड स्ट्रीम्स या फिर वाटर कोर्सेज के साइड्स में की जाती है। ये मेथड कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छा मेथड माना गया है रिगार्डिंग द कुकुरबिट्स, जैसे कि हम इस मेथड्स के थ्रू वाटरमेलन या फिर पॉइंटेड गॉर्ड जैसे क्रॉप्स को या फिर हम कुकुरबिट्स जैसे कि कुकुम्बर इन क्रॉप्स को इजीली ग्रो कर सकते हैं, जो कि हमें एक बेनिफिशियल और बेटर रिटर्न दे सकते हैं। तो बात करते हैं कुकुरबिट्स में हम रिवर बेड कल्टीवेशन क्यों फॉलो करते हैं, क्या कारण है। कुकुरबिट्स का लॉन्ग टैप रूट सिस्टम होता है, यानी कि इसके जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, काफ़ी डीप रहती हैं, तो जिसकी वजह से जो मॉइस्चर का कंटेंट है सब टेरेन में, यानी कि जो आपकी सॉइल रहेगी, सॉइल के डिफरेंट स्ट्रेटाज हैं उनसे उस सॉइल के जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रहती है। तो इस तरह से लॉन्ग टैप रूट सिस्टम इसको बेनिफिशियल बनाता है फॉर द मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। सेकेंडली कुकुरबिट्स को हम इसलिए ग्रो करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस प्लांटिंग की जाती है कुकुरबिट्स की, और नंबर ऑफ प्लांट्स जो अकमुलेट रहेंगे पर यूनिट एरिया या फिर कम ही लैंड में हम कम से कम कुकुरबिट्स को मैनेज करेंगे, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो प्लांटिंग डिस्टेंस रहता है वो ज़्यादा रहता है। जैसे कि प्लांटिंग डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 1.5 से 2.5 मीटर रो टू रो, और आपका प्लांट टू प्लांट है यानी कि जो हिल टू हिल सिस्टम रहेगा प्लांटिंग डिस्टेंस के लिए, वो भी 60 to 90 या 90 to 120 सेंटीमीटर तक वेरी करता है। सेकेंडली हम इस तरह के प्लांटिंग डिस्टेंस से कम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं और कम से कम प्लांटिंग करेंगे हम, जिसे कि हम स्पेस प्लांटिंग कहते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि जब हॉट और ड्राई वेदर रहता है, मैक्सिमम सनशाइन रहेगी, यानी कि जब सन इंटेंसिटी और सन की ड्यूरेशन ज़्यादा रहती है, जो कि ज़्यादातर मार्च, अप्रैल या जुलाई मंथ्स में देखने को पाई जाती है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट बेनिफिशियल रहती है काफ़ी ज़्यादा कुकुरबिट्स के लिए। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो मेलन्स में फॉर एग्जांपल वाटरमेलन और मस्क मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो रिवर बेड या फिर जिसे हम डारा लैंड कल्टीवेशन भी कहते हैं उसके लिए सुटेबल मानी गई है। रिवर बेड कल्टीवेशन एक तरह की वेजिटेबल फोर्सिंग है जिसमें हम कुकुरबिट्स की ग्रोइंग करते हैं विंटर सीजन्स में और स्पेसिफिकली रिवर बेड्स के असाइड्स। तो इसमें सबसे पहले अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में पिट्स और ट्रेंचेस को बनाया जाता है। जितने भी पिट्स और ट्रेंचेस रहेंगे वो कन्वीनियंट लेंथ और विड्थ के रहेंगे, फॉर एग्जांपल 30 सेंटीमीटर वाइड और 60 सेंटीमीटर डीप हम जो पिट्स रहेंगे उनको बनाएंगे, क्योंकि इस लेवल तक जो सैंड रहती है काफ़ी मॉइस्ट सैंड पाई जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है रिवर बेड कल्टीवेशन के लिए कि जो डिस्टेंस रहेगा वो ज़्यादा डिस्टेंस रहता है ट्रेंचेस के बीच में, जैसे कि मैंने कहा कि 1.5 से 2.5 मीटर तक इन अप्रॉक्सीमेट अगर हम कुकुम्बर की बात कर रहे हैं, एंड इट ऑल्सो वेरीज फॉर 2 to 3 मीटर। नॉर्मली हम 3 से 4 प्री जर्मिनेटेड सीड्स यानी कि सीडलिंग्स को ग्रो करते हैं पर हिल यानी कि पर पिट में हम 3 से 4 जर्मिनेटेड सीडलिंग्स को ग्रो करेंगे। सोइंग से पहले जितने भी ट्रेंचेस रहेंगे उनमें हम वेल डिकम्पोज फार्म यार्ड मैन्योर को ऐड करेंगे, और उसके साथ ही हम जितने भी स्प्राउटेड सीड्स रहेंगे उन्हें केयरफुली सो करेंगे। प्रोटेक्शन इस तरह के मेथड से हम लो टेम्परेचर चिलिंग विंड से प्रोटेक्शन ले सकते हैं ड्यूरिंग द दिसंबर जनवरी, और इसमें स्पेसिफिकली जो सैचुरम ग्रास को ग्रो किया जाता है ड्यूरिंग द नॉर्थ साइड ऑफ द पिट्स, जिसकी वजह से सैंड की ड्रिफ्टिंग नहीं हो पाती, यानी कि जो आप कह सकते हैं चिलिंग विंड्स जो रहती हैं उससे आपकी सैंड ड्रिफ्ट नहीं होगी अगर हम सैचुरम ग्रास को ग्रो कर रहे हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है चिली विंड से जो प्रोटेक्ट करता है आपकी क्रॉप को, यानी कि ज़्यादातर ये इस तरह की क्रॉप है जो वार्म सीजन्स की रहती हैं, यानी कि इनके लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहेगी, कूल नाइट्स एंड सनी वेदर रहता है। तो इसी तरह के क्लाइमेट में इन क्रॉप्स
को सूटेबली ग्रो किया जा सकता है। तो चिली विंड्स के अगेंस्ट हम सैचरम ग्रास को यूज़ करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि जितने भी वाइंड का स्प्रेड रहेगा वो ग्रास के ऊपर ही रहेगा, जिसकी वजह से सैंड का ब्लो ऑफ होना ड्यूरिंग द हॉटर मंथ्स इज़ नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं कि रिवर बेड में जब हम स्पॉट वाटरिंग करेंगे इनिशियल स्टेजेस में, तो किस तरह से हम वाटरिंग करेंगे। जितने भी पिट्स रहेंगे या कोई भी आप जो पिट बनाया होगा जहाँ पर आपने कोई भी सीडलिंग या फिर इमर्जेंट सीडलिंग को ग्रो किया होगा, वहाँ पर आप उस स्पॉट में सबसे पहले वाटरिंग करेंगे सो दैट कि जो आपका सीडलिंग है वो सफिशेंटली ग्रो हो सके और उसको सफिशेंट मॉइस्चर मिल सके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि जो आपको रिवर बेड्स के साइड जो अवेलेबिलिटी होगी फ्रूट्स की या फिर आप कह सकते हैं तो कमर्शियल प्रोडक्ट है, इकोनॉमिकल और बायोमास रहेगा, दैट विल बी 30 to 50 डेज में आपको मिल जाएगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सोन फील्ड। क्योंकि नॉर्मली अगर हम फील्ड्स में सोइंग कर रहे हैं देन वी विल गेट द क्रॉप्स अलग अलग टाइम पे 90 to 120 डेज, 80 to 120 डेज और सम टाइम 100 to 110 डेज हमें लग जाते हैं। तो इस तरह से हम रिवर बेड कल्टीवेशन के थ्रू बेटरली नॉर्मल फील्ड्स के को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रूट्स को कम टाइम में गेन कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो रिवर बेड कल्टीवेशंस के साथ जुड़ी हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम रहती है कि लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स का लीच आउट होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि अगर विंटर में रेन्स हो रही हैं तो वहाँ पर फ्लड आने की जो सिचुएशंस है, फ्लड आने की वो ज़्यादा रहती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से नियर द बैंक्स और रिवर बैंक साइड डिजीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से समटाइम्स फ्रूट्स जो हैं अनडिज़ायरेबल क्वालिटी के पाए जाते हैं। तो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जितने भी फार्मर्स रिवर बेड कल्टीवेशन के साथ एसोसिएटेड हैं वो कम से कम जो आपका सीड रहता है उसी सीड को यूज़ करते हैं जो उनको रिवर बेड से सेल्फिंग करके मिला है, यानी कि उस सीड में सफिशेंटली वो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो उन्हें दूसरे बाहर के सीड से नहीं मिल सकते। यानी कि जो मार्केट में अदर सीड्स रहता है जो रिवर बेड के अलावा जो सीड्स है, तो इस तरह से सीड भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। और क्योंकि वो सीड ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह के आप कह सकते हैं सेल्फिंग या सिप से बना है, सिप मेटेड सीड है, तो इस तरह से जो रिवर बेड कल्टीवेशन है कुछ प्रॉब्लम्स और हिंड्रेंस भी कॉज करता है। बट स्टिल इट इज़ बेटर कि हम रिवर बेड कल्टीवेशन की ओर जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें मैक्सिमम हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और इवन जो हार्वेस्ट की ड्यूरेशन है वो भी कम कर सकते हैं। तो आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था रिवर बेड कल्टीवेशन के ऊपर, जिसे कि हम दियारा लैंड कल्टीवेशन भी कहते हैं। रिवर बेड कल्टीवेशन के अगर मैं फ़ायदे बताऊं तो इसमें वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, यानी कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हम इसमें कर सकते हैं। सेकेंडली सॉइल को हम इरोजन से बचा सकते हैं बाय यूजिंग दैट सैचरम ग्रास, और एनवायरनमेंट के ऊपर भी कम से कम इम्पैक्ट रहेगा, यानी कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके एक्वाटिक इकोसिस्टम को बिना इफेक्ट किए भी हम क्रॉप्स को ईजिली सस्टेन कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छी मेथड है क्रॉप सिलेक्शन का, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग का, क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने के लिए और हमारे लाइवलीहुड को इंक्रीज करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग है, रिवर बेड कल्टीवेशन हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस को और अपनी डिपेंडेंस को कम कर सकते हैं रेदर देन वी आर डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल क्रॉप। सो काफ़ी बेनिफिशियल मैथड है, पोटेंशियल मैथड है फॉर द फार्मर्स आल्सो। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक।